नमस्कार, जय हिंद। 10th क्लास इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी के अंतर्गत आज मैं ये दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो पहले पार्ट में गैप फिलिंग करवा चुका हूँ मैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जहाँ तक जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये परीक्षा का मौका है, तो आप सभी स्टूडेंट ने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पर आज मैं डू एज डायरेक्टेड से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊँगा। तो इसके तहत में आपको 4 पार्ट इसमें मिलेंगे, यानी 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला आपको मिलेगा टेंस से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वाक्यों का रूपांतरण, और दूसरे पार्ट में आपको वॉइस मिलेगी, यानी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस से संबंधित क्वेश्चन, और तीसरे पार्ट में आपको इसमें नरेशन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, और चौथे प्रकार के प्रश्न क्लाउड से संबंधित होंगे या अन्य ग्रामेटिकल प्रयोग इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले प्रकार के अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के। तो ये हमारे सामने 13 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं आपको समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, दे डिड देयर वर्क चेंज इनटू नेगेटिव। तो ये हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है। तो डू एज डायरेक्टेड का मतलब है कि डू यानी करिए, डायरेक्टेड यानी कि निर्देश के अनुसार। तो यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। तो इसके लिए हमें टेंस अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अब एग्ज़ाम का टाइम है, तो टेंस यहाँ समझाने में तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए उम्मीद है कि आप सब लोग टेंस पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन 1, इसमें हमें देखना है कि ये कौन से टेंस का क्वेश्चन है। तो दे डिड देयर वर्क, तो यहाँ डिड यानी कि सेकेंड फॉर्म, डू का डिड सेकेंड फॉर्म होता है और डन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर डिड सेकेंड फॉर्म है, इसका आशय यह होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का होगा सेंटेंस। तो केवल एक ही ऐसा टेंस है कि जिसमें कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और वह है पास्ट टेंस और पास्ट का इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस। इसको नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव के लिए हमें पहले सब्जेक्ट ज्यों की त्यों रखना है। अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो डिड के साथ में नॉट लगेगा, या क्वेश्चन में है तो डिड कौन सा क्वेश्चन है, यस नो है या आंसर टाइप का है, WH वर्ड टाइप का है, तो उसके अनुसार हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टेंस के अनुसार हम इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड को लेंगे यहाँ। तो डे डिड, और नेगेटिव है तो यहाँ नॉट रखेंगे। अब देखेंगे इसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें डिड यानी डू का सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ दिया हुआ था, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड है। ये ध्यान रखें स्टूडेंट, इसीलिए ये सेंटेंस कई बार पूछा गया है कि ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो इस डिड को ही उस हेल्पिंग वर्ब समझ बैठते हैं। तो ये हमारी मेन वर्ब के रूप में है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड। तो यहाँ नेगेटिव के लिए हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगाई है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, डू, यानी डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डू। देयर वर्क ज्यों की त्यों लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी दे डिड देयर वर्क, तो दे डिड नॉट डू देयर वर्क। तो छात्र ये गलती करते हैं कि इस डू को नहीं लिखते और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में भी सेंटेंस पूछा जाता है, यानी आई डू माई वर्क, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ डू उसका फॉर्म है, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ डू लगेगा। यदि ही होता तो यहाँ डज लग जाता, तो ही डज हिज वर्क, इस प्रकार से भी पूछ सकते थे। तो आई डू माई वर्क, इसका यदि नेगेटिव बनाने को बोला जाए तो हम आई डू नॉट, यानी डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डू। अब मेन वर्ब हमारी डू ही थी, तो आई डू नॉट डू माई वर्क। इस प्रकार से हम ऐसे दूसरे वाक्य को करेंगे यदि बाई चांस ये आ जाता है तो। अब दूसरा सेंटेंस हमारा है इसमें, ही टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ही टेक टी, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, तो ही के साथ में तो यहाँ देखना है यदि ये सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के अनुसार यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो यहाँ ही के साथ में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, SES या IES जोड़ते हैं।
तो यहाँ टेक के साथ में क्या हो जाएगा, टेक्स। तो यहाँ सही आंसर इसका हो जाएगा ही टेक्स टी। अब यहाँ देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, सी शट द डोर, यानी उसने दरवाज़ा बंद किया, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो शट का तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शट शट शट, यानी फर्स्ट फॉर्म भी शट होता है, सेकंड फॉर्म भी शट होता है और थर्ड फॉर्म भी शट होता है। अब हम यहाँ ये कैसे समझें कि ये सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो यहाँ क्या है, सी, तो सी के साथ में यदि प्रेजेंट में होता ये तो एस लगा होता यहाँ, यानी शट्स होता। तो इसका आशा ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यानी डिड लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सी डिड नॉट। अब शट का हमें फर्स्ट फॉर्म शट ही होगा, तो एस एच यू टी द डोर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन 4 को, हेमा टीचेज हिंदी। तो इसमें दिया हुआ है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, उसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हेमा, हेमा के साथ में क्या लगेगा, इज, तो हेमा इज। टीचिंग, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ टीच के लिए टीचिंग हो जाएगा। हिंदी, तो ये आंसर हमारा हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है। अब पांचवा क्वेश्चन इसमें है, आई लिव इन आगरा, मेक क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। तो इसमें बोला है कि इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है और ऐसा कि ये बिगिनिंग विथ वेयर यानी वेयर से आरंभ हो। तो इसे स्टूडेंट थोड़ा गौर करें। आई लिव इन आगरा यानी मैं आगरा में रहता हूँ। अब क्वेश्चन बनाना है वेयर लगा के, तो वेयर का मीनिंग क्या होता है, कहाँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो कहाँ रहता हूँ, तो उसका आंसर तो हमारे पास आगरा दिया ही है। तो बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन तो वेयर लगाकर बना देते हैं, लेकिन आगरा भी उसमें शामिल कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ रहते हो, उसका आंसर होगा आगरा। तो इसका मतलब है जो आंसर में आएगा उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ टेंस के अनुसार अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले तो वेयर है, तो वेयर से शुरू होना है, तो वेयर लगाएंगे। अब देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके बाद में डू लगेगा आई के अनुसार, तो वेयर डू। अब इसके बाद में सब्जेक्ट लगाया जाता है, तो वेयर डू आई लिव, और इन हम लगा देंगे। तो वेयर डू आई लिव इन यानी मैं कहाँ पर रहता हूँ, आई यानी मैं, लिव रहता हूँ कहाँ पर, कहाँ, इन यानी पर, मैं के अर्थ में। चाहे तो इसको हटा भी दें तो भी हमारा सेंस निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा और आगरा हट जाएगा। तो वेयर डू आई लिव इन। अब देखेंगे छठवां क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ है इट इज रेनिंग, तो इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो इट इज रेनिंग, तो यहाँ इट के साथ में लगता है हैज, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर है, तो हैज भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इट हैज रेन्ड। अब मेन वर्ब की यहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब सेवेंथ, अनीता रीड द रामायण, अनीता ने रामायण पढ़ी। तो यहाँ भी जैसा कि हमने यहाँ बनाया था क्वेश्चन सी सेट वाला, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ भी रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है। तो अनीता रीड द रामायण, तो अनीता यहाँ सिंगुलर है, तो ये वर्ब यदि सिंगुलर होती तो यहाँ एस लगा होता, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है। तो इसकी पहचान करेंगे हम सब्जेक्ट से। तो इसका आशय यह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव बनाना है, तो हम इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखेंगे। तो लिख देंगे अनीता डिड नॉट रीड द रामायण। आठवां क्वेश्चन इसमें दिया है सी इज ऑलवेज प्रेजेंट। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दें। अब इसमें ध्यान देना है कि मेक नेगेटिव यानी इसको चेंज करना है नेगेटिव में, और विदाउट चेंजिंग मीनिंग यानी बिना अर्थ बदले, अर्थ उसका सेम रहे और नेगेटिव में बदल जाए।
तो यहाँ देखना है कि सी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो जब भी हमें ऑलवेज शब्द मिले तो ऑलवेज का क्या होगा, हमेशा, और उसका विपरीत क्या होता है, नेवर। तो यहाँ इसका प्रयोग करना होगा हमें। तो सी इज नेवर। अब यहाँ प्रेजेंट दिया है तो इसका मतलब एब्सेंट लिखेंगे तब इसका सेंस वही मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा एब्सेंट। तो सी इज नेवर एब्सेंट, यानी कि वह कभी भी अनुपस्थित नहीं होती है। और यहाँ क्या निकल रहा है, सी इज ऑलवेज प्रेजेंट, वह सदैव उपस्थित रहती है। तो इसका भी अर्थ इसका भी अर्थ, दोनों के अर्थ सेम ही है। वह हमेशा उपस्थित रहती है, और यहाँ कि वह कभी भी अनुपस्थित नहीं होती है। तो इसका मतलब अनुपस्थित कभी नहीं होती, तो हमेशा उपस्थित रहती है। अब इसी प्रकार से ये और 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑल मैन आर मोर्टल, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। तो जब ऑल शब्द आ जाए तो उसके स्थान पर हमें नो लगाना है। तो नो मैन आर इमोर्टल। तो मोर्टल का यहां पर हम विपरीत लिख देंगे, इमोर्टल, यानी कि अमरणशील, जो मरे ना। तो नो मैन आर इमोर्टल यानी अमर, तो कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। अब इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है, एवरी वन लव्स हिम, हर कोई उसे चाहता है। तो एवरी वन यानी कि हर कोई, और नो वन माने कोई भी नहीं। तो यहाँ इसका विपरीत हो जाएगा एवरी वन का नो वन। तो इसको ध्यान रखना है। नो वन यहाँ लव्स है, तो लव्स यानी प्यार, तो प्यार का विपरीत क्या होगा, घृणा यानी नफरत, तो उसको कहेंगे हेट्स। नो वन हेट्स हिम। तो इसका आशय हो जाएगा कि कोई भी उसे नफरत नहीं करता, यानी कि हर कोई उसको चाहता है। तो सेम अर्थ रहेगा, लेकिन अफर्मेटिव से फॉर्म उसका नेगेटिव बदल जाएगा। अब यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इसको बदलना है सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में इसको बदलना है। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि अफर्मेटिव होगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो फिर डिड का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव है, और इसको भी हमें अफर्मेटिव में बदलना है, सिंपल पास्ट में बदलना है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई गोइंग का सेकेंड फॉर्म बदल जाएगा। तो आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। तो आई वेंट टू स्कूल, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब ये 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें लिखा है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो इसमें क्या करना है, बिगिनिंग विथ इट, यानी इसको रिराइट करना है, फिर से लिखना है, और ऐसा वाक्य बनाना है जो कि इट से आरंभ हो और उसका सेंस भी न बिगड़े। तो यहाँ हमेशा देखेंगे जब भी इट से आरंभ करने के लिए बोला जाए तो हमें उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देखना है। अक्सर इनमें इज, आर, एम, वाज, वर, इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मिलती हैं। तो यहाँ पर ये इज है, तो इज के पहले हम इट का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ से वाक्य को तोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे इट इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखेंगे ये आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है स्विमिंग, तो इसको हम टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो टू स्विम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन है, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा चुका है। तो यही क्वेश्चन आ सकता है, या इसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन हमको दिया जा सकता है। तो माई मदर इज कुकिंग फूड चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में बदलना है। और इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यस नो आंसर टाइप में बदलना है कि WH वर्ड टाइप में बदलना है। तो हम इसे अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इंटेरोगेटिव यस नो में बदलेंगे तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले उठाएंगे। तो पहले लगाएंगे यहाँ पर इज। अब इसके बाद में सब्जेक्ट होता है, तो इज माई मदर। अब कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना है। जब शुरुआत हुई थी तो एम यहाँ कैपिटल थी माई मदर में, लेकिन जब उसको अंदर लिखेंगे तो फिर ये स्मॉल बन जाएगी। तो इज माई मदर कुकिंग फूड, तो इसका आशय हो जाएगा क्या मेरी माँ भोजन पका रही हैं।
और ये ध्यान रखना है कि हमने इसको इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक में बदला है तो अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इसी प्रकार से और भी अभ्यास करना तो आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर वॉइस से संबंधित मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन दिए हैं और इनमें हमको चेंज द वॉइस, तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही सिर्फ लिखा है चेंज द वॉइस। तो आप अपने आप इसको समझ लेंगे कि इन सब में हमें वॉइस परिवर्तन ही करना है, यानी एक्टिव से पैसिव ही सभी को बनाना है। तो वॉइस यानी कि वाच, जो कि 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस यानी कि हमारे टेंसेज जो कि हमने अभी किए हैं और बताए हैं। तो टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर समाचार पत्र में किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए, हिंदी में ऐसे वाक्यों में अक्सर जा और गा लग करके अर्थ निकलता है, किया गया, किया जाता है, किया जा रहा है, इस प्रकार से। तो उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं और पैसिव वॉइस में हमारे ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में अधिकांश वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से ही इसको रिवाइज करेंगे और विस्तार से बताने का समय अभी है ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम कल है आपका। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज। तो यहाँ देखेंगे टेंस क्या है। तो टेंस हमारा आर मेकिंग टॉयज यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ये। तो इसको अब बनाना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव कैसा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा अब देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ चिल्ड्रन और ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज। और इसमें वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब आर दी हुई है और मेन वर्ब हमारी मेकिंग है। तो यहाँ मेन वर्ब पे भी फोकस करना है। अब यहाँ पैसिव वॉइस के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो टॉयज को हम यहाँ लेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी चिल्ड्रन की जगह पे। तो यहाँ लिखेंगे टॉयज। अब ये देखना है कि टॉयज हमारा प्लूरल में है और देखेंगे कि टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो जब भी हमें किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस मिले, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, तो हमें ध्यान देना है कि उनकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी वे ही रहेंगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगी। जैसे आई होगा तो एम लगेगा और ही होगा तो इज लगेगा। इस प्रकार से क्रियाओं का फॉर्म बदल जाएगा, लेकिन टेंस वही रहेगा। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि इसमें कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया है, तो टेंस हमारा कंटिन्यूअस का ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार उसका फॉर्म बदल जाएगा। तो टॉयज हमारा यहाँ प्लूरल है। यदि एक टॉय होता तो हम यहाँ पर इज लगाते आगे। अब यहाँ टॉयज भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमारी आर ही लगेगी यहाँ, यानी टॉयज आर। यदि सिंगुलर होता, यहाँ टॉय होता केवल, एस ना होती, तो टॉय इज हो जाती यहाँ। अब ध्यान देना है कि कंटिन्यूअस में जब होती है हेल्पिंग वर्ब, तो वही हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव में, लेकिन उसके बाद में हम बीइंग जोड़ देते हैं। तो टॉयज आर बीइंग। अब मेकिंग का थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो मेकिंग का मेड हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का लिखेंगे और उसके बाद में अधिकांश बाई लगता है और बाई के बाद में फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन। तो इसका सेंस होगा कि चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉय, यानी बच्चे खिलौने बना रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा कि बच्चों के द्वारा खिलौने बनाए जा रहे हैं। तो ये होती है हमारी वॉइस। अब देखेंगे दूसरा। तो इसमें ध्यान देना होगा कि हमारी ये मी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है। तो मी को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो उसे हम सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब यहाँ टेंस देखेंगे, ईएस लगा है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो जब भी कोई इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो हम उसमें उसी टेंस की कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे, तो आई के अनुसार क्या होगी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब एम। अब इनकरेज को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो आई एम इनकरेज्ड, और यहाँ बाई लगाकर लिख देंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के यहाँ लाए थे तो मी का आई सब्जेक्ट हो गया था, इसी प्रकार से ही को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, तो यहाँ लिख देंगे हिम। तो इस प्रकार से हमारी ये पैसिव बन जाएगी, ही इनकरेजेज मी की आई एम इनकरेज्ड बाई हिम। अब देखेंगे तीसरा, दे गिव अस मनी। तो यहाँ पर हमारे डबल ऑब्जेक्ट हैं, अस भी है और मनी भी है, तो इसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन 9 में। तो यहाँ पर हम अस के अनुसार बनाते हैं, तो अस को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा वी। अब देखेंगे टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो दे गिव अस मनी यानी वे हमको धन देते हैं। तो इंडेफिनिट का है तो कंटिन्यूअस की क्रिया लगेगी, तो वी के साथ में क्या लगेगा आर, तो वी आर। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिव का गैब हो जाएगा वी आर गैब मनी बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, तो ये हमारा पैसिव हो जाएगा, दे गिव अस मनी का वी आर गैव मनी बाई देम, यानी हमको उनके द्वारा धन दिया जाता है। अब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, सी विल सिंग आ सॉन्ग। तो ये बहुत सिंपल है और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस की क्रिया लगेगी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे आ सॉन्ग है, तो इसको सब्जेक्ट के यहाँ लिखेंगे तो आ सॉन्ग। अब देखेंगे सॉन्ग के साथ में विल लगेगा, तो विल, और कंटिन्यूअस की क्रिया होती है विल बी, तो यहाँ बी लगा देंगे, तो आ सॉन्ग विल बी। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, SUNG, तो आ सॉन्ग विल बी संग बाई, और सी का बन जाएगा ऑब्जेक्ट हर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो जब भी मॉडल वर्ब आती है तो उसमें हम बी जोड़ देते हैं, तो यहाँ कैन है तो कैन भी हो जाएगा, कुड होता तो कुड भी हो जाता, शुड होता तो शुड भी हो जाता। इसी प्रकार से बिल को यदि मॉडल वर्ब के रूप में देखें तो यहाँ भी बिल भी हो गया, सेल होता सेल भी हो जाता, मस्ट होता मस्ट भी हो जाता। तो यहाँ देखेंगे कैन यानी क्वेश्चन वाला है, तो कैन हमारा क्वेश्चन के रूप में यही रहेगा। अब लेंगे हम ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ कैन दे डू इट, तो इट हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो कैन इट, और कैन के बाद में क्या आता है बी, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा बी, तो कैन इट बी। अब डू का क्या हो जाएगा डन, तो ये थर्ड फॉर्म लग जाएगा मेन वर्ब का, बाई देम, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव में। तो कैन दे डू इट, तो कैन इट बी डन बाई देम, तो क्या उनके द्वारा यह किया जा सकता है। डू द वर्क, ये छठवां क्वेश्चन है, इसको भी हल करेंगे। तो ये हमारा इम्पेरेटिव टाइप का है, तो यहाँ डू से शुरू हो रहा है। यदि डू ना दिया हो तो जैसे कम इन, गो आउट, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से जो भी शब्द बने तो इस प्रकार से हो, तो डू द वर्क यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये भी है, तो काम करिए, तो हमारा इम्पेरेटिव है। तो ऐसे वाक्यों को हम लेट से आरंभ करते हैं, तो इसमें लेट लग जाएगा और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया द वर्क, तो लेट द वर्क, और बी हो जाएगा, यानी लेट के साथ में बी लगता है, तो लेट द वर्क बी। अब ये डू, ये हमारी क्रिया थी, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो बी डन हो जाएगा, डू का डन। इस प्रकार से हमारा ये इम्परेटिव बन जाएगा। तो इसका सेंस होगा डू द वर्क यानी काम करिए, और यहाँ हो जाएगा काम किया जाए। अब देखेंगे सेवेंथ, प्लीज कम हेयर। अब कुछ इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली टाइप के भी आते हैं, तो यदि प्लीज लग के आ जाए तो यहाँ पे हमें विशेष ध्यान रखना है। प्लीज हो या काइंडली हो, तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए आपको यू आर रिक्वेस्टेड, इसको याद रख लेना है। तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ रिक्वेस्टेड के रूप में हो गई। अब हमें यहाँ जो भी क्रिया होगी उसको थर्ड फॉर्म में नहीं करना। अब सीधा हम देखेंगे इसमें कौन सी वर्ब आई, तो प्लीज के स्थान पर हमने कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ वर्ब क्या है कम, तो कम को हम कर देंगे टू, यानी टू और कम,
तो टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगाते हैं इसके बाद। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर जो कि तो रहेगा, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन 8 को, आई डोंट नो द आंसर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें इस पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी नो जैसा शब्द आए या नो आए तो उसके साथ में बाई ना लग करके टू लगाते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है। तो आई डोंट नो द आंसर, मैं उत्तर नहीं जानता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा द आंसर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। तो द आंसर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कंटिन्यूअस की क्रिया लगेगी। तो द आंसर इज नॉट, नेगेटिव है तो नॉट बनाएंगे। तो द आंसर इज नॉट नॉब्ड, KNOWN, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ लिखेंगे आई को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई का तो मी हो जाएगा, तो उसके पहले हम बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉर्म के बाद में सदैव हम टू लगाते हैं, तो टू मी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो द आंसर इज नॉट नॉर्म टू मी, तो इसे स्टूडेंट विशेषकर ध्यान रखें। अब देखेंगे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, टीचर टीचेज मी इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन में डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, मी और इंग्लिश, जैसा कि ऊपर हम कर चुके हैं। तो इनमें से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हल कर सकते हैं। तो इसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं। तो यदि पहला ये मी, इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। तो यदि हम मी को लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आई सब्जेक्ट बन जाएगा। आई, अब ये टीचेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कंटिन्यूअस की क्रिया लगेगी। तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ एम। तो आई एम, अब टीच का क्या हो जाएगा, टाउट, आई एम टाउट। अब यहां ध्यान रखेंगे इंग्लिश, तो यहां ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो ये हम जहां की तहां रखेंगे इंग्लिश। अब यहां टीचर, तो ये भी ध्यान रखना, जब कोई वेल नॉर्म्ड सब्जेक्ट हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे टीचर है, पुलिस है, तो इनको हम बाय टीचर बाय पुलिस नहीं कहते, क्योंकि यदि पढ़ाने वाला कौन होता है, स्वाभाविक है टीचर होता है, तो हम बाय टीचर लिखने की आवश्यकता नहीं समझते वहाँ। अब चोर को किसने पकड़ा, पुलिस ने, तो हम लिख देंगे चोर पकड़ा गया, तो उसे पुलिस ही पकड़ेगी, सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों का हम विलोप कर देते हैं, उनको नहीं लिखते। तो आई एम टाउट इंग्लिश, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे दूसरे रूप में हम बनाएंगे, तो अब हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे इंग्लिश। तो इसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। इसके आई के साथ में एम हुआ था, तो इंग्लिश के साथ में इज लगेगा, लेकिन रहेगी कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब। तो इंग्लिश इज टाउट। अब देखेंगे यहाँ मी, तो मी हमारा जहाँ की तहाँ रहेगा, लेकिन उसके पहले हम टू लगाते हैं, तो टू मी। तो इंग्लिश इज टाउट टू मी, तो ये हमारा बन गया दूसरे तरह का आंसर। अब हमारा ये 10वां वॉइस में लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है पीपल सेलिब्रेट होली ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारत में लोग होली मनाते हैं। कोई भी त्यौहार है, होली है, दिवाली है, या स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, तो हमारे पूरे देश में मनाया जाता है। तो ऐसा शब्द यदि आ जाए पीपल, तो इसका भी विलोप कर दिया जाता है, यानी इसको हटा देते हैं। पूरे भारत में होली मनाई जाती है, तो स्वाभाविक है लोग ही मनाएंगे, कोई जानवर पशु पक्षी तो मनाएंगे नहीं, तो यहाँ लिख देंगे होली। अब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, सेलिब्रेट दिया है, तो होली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो पूरे भारत में होली मनाई जाती है, और बाई पीपल हम इसमें नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे समवन है, एवरीवन है, नो वन है, तो इनको भी हम हटा देते हैं। जैसे समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो इसको भी आप यहाँ समझ। तो किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो किसी ने यानी कि पता ही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा हमारा माई वॉच।
ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हैज है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो माई वॉच के साथ में भी हैज ही लगेगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट की ये हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और उसमें बीन जुड़ जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जब भी किसी भी परफेक्ट टेंस का यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो उसमें हम परफेक्ट टेंस की सहक्रिया के साथ में बीन को जोड़ देते हैं, या यूं कह दें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहक्रिया को लगा देते हैं। तो यहां हो जाएगा माई वॉच हैज बीन और स्टोलन, तो ये थर्ड फॉर्म है, तो हम ज्यों की त्यों लिख देंगे। तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन। अब बाई समवन नहीं लिखेंगे, तो मेरी घड़ी चुरा ली गई है, तो किसी ना किसी ने तो चुराई है, तो इसीलिए हम बाई समवन नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन को। तो यहाँ पर हमने 5 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं नरेशन से संबंधित जो कि अक्सर पूछे गए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन 10th लेवल में पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन ही हमारे नाउन क्लाउज भी कहे जाते हैं क्योंकि उनका भी उच्चारण की लग करके ही होता है। तो नरेशन बनाते समय हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है, यानी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, टेंस फॉर्म का, और जो निकटता बोधी होते हैं शब्द उनको दूरबोधी शब्द बनाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से नरेशन स्टूडेंट थोड़ा कठिन अनुभव करते हैं, तो इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो जिन्होंने यदि पढ़ा है, समझा है, तो उनके लिए आसान है, और जिन्होंने एक भी बार अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो उनको ये पहली बार में समझ में आते ही नहीं हैं। तब भी यहाँ हम इनको हल कर रहे हैं, जितना भी होगा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पहला दिया है द टीचर सेड ओपन योर बुक, तो शिक्षक ने कहा कि अपनी पुस्तक खोलिए। तो अंदर जो सेंटेंस दिया है कोटेशन का, तो वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और जी बाहर दिया हुआ है कॉमा के साथ में, तो ये हमारा पास्ट फॉर्म में इसमें वर्ब है सेड, तो इसको ध्यान देना होता है। तो जब भी हमारी वर्ब पास्ट फॉर्म में होती है तो हमें अंदर वाले सेंटेंस को, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर वाले सेंटेंस को चेंज करना होता है टेंस के अनुसार। यानी जब पास्ट में यहाँ क्रिया दी हो कॉमा के बाहर, तो अंदर वाला यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इसी प्रकार से जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, और पास्ट परफेक्ट जो कि त्यों रहता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि त्यों रहता है। और फ्यूचर टेंस में चलेंगे तो उसमें केवल सिंपल फंडा है कि शैल और विल जहाँ हो उसे हमें शुड और वुड में बदल देना है। तो ये हमारे मोटे तौर पर टेंस परिवर्तन का इसमें नियम होता है। लेकिन जब ये क्रिया हमारी कॉमा के बाहर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो अंदर का टेंस परिवर्तित नहीं होता, जिस टेंस में भी वाक्य उसी टेंस में रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यानी यहाँ पास्ट में होगा लेकिन डबल कोटेशन मार्क के अंदर यदि सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ यानी विश्वव्यापी सत्य वाला हो, जो व्यापक शब्द हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं किसी प्रकार का टेंस में, क्रिया में। जैसे कि हमें ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है, टीचर सेड टू मी, केवल यहाँ बाहर हम परिवर्तन कर देंगे। सेड टू मी यानी सेड के बाद में यदि टू आए और अंदर वाला हमारा सिंपल सेंटेंस हो तो हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चौथे क्वेश्चन में लिख देंगे टीचर टोल्ड मी, और दैट लगा करके यहाँ यथावत पूरा सेंटेंस लिख देंगे, यानी यहाँ इज को हम वाज में परिवर्तित नहीं करेंगे। तो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका यदि सेंस देखा जाए तो टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है। अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे
तो टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे कहा या बताया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी अच्छी नीति होती है। यदि इसमें हम वाज लगा देते नियम के अनुसार तो क्या हो जाता है इसका सेंस, ईमानदारी अच्छी नीति होती थी, यानी कि अब नहीं होती है, तो ये अर्थ बेअर्थ हो जाता। इसलिए यूनिवर्सल जो ट्रुथ है या सामान्य जो सत्य बातें कही जाती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कॉमा के बाहर वाला वाक्य की क्रिया पास्ट में हो। अब यहाँ देखेंगे हम, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हमारी ये क्रिया इसके सेंस के अनुसार बदलती है। यानी रिक्वेस्ट है, प्लीज होता तो यहाँ रिक्वेस्ट लगाते, ऑर्डर है तो यहाँ ऑर्डर लगाएंगे, कमांड है तो कमांड लगाएंगे, प्रार्थना है तो प्रे लगाएंगे। तो यहाँ पर टीचर ने कहा तो यानी कि छात्रों को टीचर क्या करेगा, ऑर्डर देगा या एडवाइस देगा। तो यहाँ एडवाइस तो है नहीं, तो यहाँ क्या है, ऑर्डर। ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोल लीजिए, तो यहाँ लिख देंगे हम द टीचर। अब देखेंगे जी इम्परेटिव है, तो इम्परेटिव में हमेशा हम पहले वर्ब पे ध्यान देते हैं। तो वर्ब हमारी क्या है, ओपन, तो उसके साथ में हम टू लगा करके और सब जो की तो लिख देते हैं, केवल नाउन प्रोनाउन में चेंजिंग कर देते हैं। तो ओपन को लिख देंगे यहाँ टू ओपन। अब देखेंगे यहाँ इसको चेंज करना होगा, तो ये हमारा योर, यानी प्रोनाउन यू का योर है पॉसेसिव फॉर्म में। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है SON और 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये हमारे ये कॉमा वाले, यानी कॉमा के बाद, और ये इन्वर्टेड के अंदर वाली चीज़ होती है। तो इसका आंसर है 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन, 2 यानी कि सेकंड पर्सन, 3 यानी कि थर्ड पर्सन। और ये होता है कि कॉमा के बाहर ये चीज़ इधर, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो फिर ये कॉमा के बाहर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि अंदर सेकंड पर्सन है तो कॉमा के बाहर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि यहाँ थर्ड पर्सन है ही सेट तो ये नो चेंज होगा, जो कि त्यों रखते हैं अंदर। तो यहाँ देखेंगे जो डबल इन्वर्टेड के अंदर यहाँ योर दिया है, तो योर यानी कि सेकंड पर्सन, यू का पॉसेसिव फॉर्म में है, तो सेकंड पर्सन यानी कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन से ऑब्जेक्ट, यहाँ। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ अननोन है। तो ही द टीचर सेड, किससे कहा, किसी स्टूडेंट से कहा होगा। सेड टू अस, यानी हमसे कहा, सभी छात्रों से। ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो, या एक स्टूडेंट से कहा होगा। द टीचर सेड टू मी, यानी मुझसे कहा होगा। तो इसमें दोनों हो जाएंगे, मी भी हो सकता है और अस भी हो सकता है। तो हम कोई भी यहाँ ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसको यहाँ हम पॉसेसिव बना के लिख देंगे। मान लो यदि मी रहा हो तो उसका आई होगा सब्जेक्ट और माई हो जाएगा यहाँ पॉसेसिव, और यदि अस रहा हो ऑब्जेक्ट तो भी हो जाएगा सब्जेक्ट और अवर हो जाएगा इसका पॉसेसिव फॉर्म। तो यहाँ योर यानी पॉसेसिव में है, तो हमें इनके भी इन फॉर्म को यहाँ भरना होगा। तो द टीचर ऑर्डर टू ओपन, तो यहाँ माई बुक, तो माई लिख सकते हैं या अवर लिख सकते हैं, कोई भी लिख देंगे सही होगा हमारा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। अब देखेंगे दूसरा, नेहा सेड रितिका इज वर्किंग, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये पास्ट की वर्ब लगी है, तो ये अंदर चेंज होगा टेंस, तो इसको लिखेंगे नेहा सेड। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ कनेक्टिव के रूप में हम यहाँ दैट को हमेशा लगाते हैं। दैट रितिका, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन यानी कि नेम नो चेंज, तो ये यथावत रहेगा रितिका। अब ये हमारी क्रिया बदल जाएगी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलती है, तो यहाँ हो जाएगी रितिका के साथ में वाज, और ये वर्किंग हमारी यथावत रहेगी। ये आंसर हो गया इनडायरेक्ट के रूप में। अब तीसरा, ही सेड आई एम हैप्पी नाउ, तो यहाँ भी ये पास्ट में है और ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमारी एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में दी गई है या लिंकिंग वर्ब के रूप में दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे ही सेड, तो यहाँ भी हम दैट लगाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है डबल कॉमा के अंदर वाला, तो यहाँ लिख देंगे दैट। अब इनको बदलेंगे, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन
ये, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, कौन से, कॉमा के बाहर। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, ही, तो आई बदल जाएगा यहाँ ही में, तो यहाँ लिख देंगे ही, और एम बदल जाएगा वाज में, और हैप्पी आपका यथावत रहेगा। अब ये नाउ, ये निकटता बोधी दूर बोधी में बदलेगा, तो इसको हो जाएगा देन, यानी तब, अब, तब, ये हुआ आंसर। अब ये चौथा हम आपको बता ही चुके हैं। अब देखेंगे पांचवा, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब ये हमारा कैसा है, WH वर्ड टाइप, यानी क्वेश्चन वाला, तो इसमें भी ध्यान देना है। तो जब भी हमें कोटेशन के अंदर क्वेश्चन वाले मिलते हैं, तो एक तो यस नो आंसर टाइप के होंगे और एक WH से शुरू होंगे। यस नो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और यहाँ WH और हेल्पिंग वर्ब मिलकर के होते हैं। तो इनमें ध्यान रखना है, यदि यस नो वाले होंगे तो उसमें कनेक्टिव के लिए हमें इफ़ का प्रयोग करना है या वेदर का, और WH वाले होते हैं तो कनेक्टिव में WH वर्ड ही होता है, ये ध्यान रखना है। और देखना है कि यहाँ हमें क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर ये क्रिया भी बदल जाएगी। यहाँ सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलना है, क्योंकि जब अफर्मेटिव होता है यहाँ तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए फिर यहाँ टू से कोई मतलब नहीं होता, इनको क्वेश्चन के अनुसार बदलते हैं, यानी कि आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड और मी, और टू हट जाएगा, तो सेड टू को हटा देते हैं, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब यहाँ दैट नहीं लगेगा, जो WH वर्ड है वही हमारा कनेक्टिव का काम करेगा, तो व्हाट, और इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे अब सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर नेम, तो यू यानी सेकंड, तो सेकंड हमारा यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी, तो मी का पॉसेसिव फॉर्म देखेंगे यहाँ, तो मी का माई, तो यहाँ लिख देंगे व्हाट, और इज ये हमारी सहायक क्रिया है, तो व्हाट माई नेम, और इज बदल जाएगी वाज में। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा। तो इसका आशय हो जाएगा, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था, तो की क्या अर्थ निकलेगा इसका। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आए उनको हमें हल करके इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। अब हम देखेंगे इफ, अनलेस, टू, वेरी, सो दैट, इस प्रकार के प्रयोग, यानी जो क्लाउज के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये क्लाउज से रिलेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको देखेंगे। इफ अनलेस वाले इसमें हैं, सो दैट वाले इसमें हैं, और एज सून एज का भी है, नो सूनर में बदलना है, और कंपैरेटिव डिग्री का भी है, और हमें एक कनेक्टिव भी जोड़ना है बिकॉज, और इसमें ये हु लगा करके हमको रिलेटिव क्लाउज में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। तो निर्देश यहाँ हमने संक्षिप्त में लिख दिए हैं, तो रिराइट यूजिंग सो डॉट डॉट दैट, यानी कि हमको सो दैट लगा करके इस वाक्य को बनाना है। तो ऐसे वाक्य बहुत इजी आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि उस वाक्य में यदि कहीं वेरी आया है तो हम वेरी को हटा देंगे और वहाँ पर सीधा सो को लगा देंगे। तो यहाँ पर वेरी के स्थान पर हम यहाँ सो लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही इज सो लेजी, और दैट लगा करके दूसरे वाक्य को हम ज्यों की त्यों जोड़ देते हैं, और यहाँ हमारा लग जाएगा दैट। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ऐसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ वेरी के स्थान पर हम यहाँ भी सो लगा देंगे, और यहाँ पर फुल स्टॉप हटा करके यहाँ हम ये दैट लगा देंगे। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को यदि टू के रूप में पूछा जाए तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसी को यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो आप आसानी से समझ गए कि जहाँ वेरी होगा वहाँ सो लगा देंगे, और फिर जहाँ फुल स्टॉप होगा उसको हटा करके दूसरे वाक्य को हम दैट लगा करके जो की तो जोड़ देंगे। अब इसको हम वेरी और इस प्रकार से दूसरा वाक्य दिया हो तो उसको हमें टू के रूप में कैसे बदलना है, तो यहाँ हमने लिख भी दिया है। यहाँ तो देखेंगे यहाँ कि ही इज, वेरी के स्थान पर या सो के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, टू, TOO,
तो टू का अर्थ होता है बहुत अधिक, यानी नेगेटिव सेंस में, बहुत अधिक या इतना अधिक कि नहीं, ऐसा सेंस निकलता है टू का। तो ही इज टू पुअर, यानी कि बहुत अधिक गरीब है, क्या, फीस अदा करने में। तो यहाँ ये कैन नॉट ये सब हट जाएगा, तो सब्जेक्ट और कैन नॉट ये हटा देंगे, और जहाँ देखेंगे क्रिया है यानी वर्ब दी गई है, तो वर्ब के पहले हम यहाँ टू लगा करके, और वर्ब यदि किसी भी फॉर्म में हो तो उसे हम फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे इस प्रकार से। तो ही इज टू पुअर टू पे हिज फी। वर्ब के बाद जो भी आए उसे हमें ज्यों की तो लिखना है, लेकिन वर्ब के पहले जो भी है उसे हटा देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये टू का प्रयोग हो गया, तो ये भी आसान है। अब देखेंगे इसको, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो जैसे हमने यहाँ परिवर्तन किया था, यानी वेरी और कैन नॉट वाला वाक्य था, तो यहाँ पर टू और टू लगाया हमने, तो इसी प्रकार से इसको उलट देंगे तो हमारा ये वेरी और ये बन जाएगा, या वेरी के स्थान पर सो लगा देंगे तो ये वाक्य बन जाएगा। तो इसका विपरीत करने पर हमें ये मिल जाएगा सो दैट। तो यहाँ देखेंगे ही इज टू हॉट, तो इसके स्थान पर लिख देंगे टू के, तो ही इज सो हॉट। अब यहाँ बोला है कि दैट लगाना है, तो ही इज सो हॉट दैट की। टू ड्रिंक, तो देखो यहाँ पर टू पे लगा था, तो इसके पहले क्या था, कैन नॉट। तो इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, लेकिन ध्यान रहे यदि यहाँ वाज होता तो कुड नॉट हो जाता। तो यहाँ हो जाएगा टी को हम क्या कहेंगे, इट, यानी वो सब्जेक्ट तो है नहीं, किसी इट के रूप में है, निर्जीव चीज है। तो ही इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट, टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक, कि चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता। अब देखेंगे ये इफ अनलेस वाले, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसको यदि टू करके बनाना है तो सो के स्थान पर यहाँ टू लिख देंगे, और जो वर्ब है ड्रिंक उसके पहले कैन नॉट और सब्जेक्ट सब हटा देंगे दैट से, और यहाँ टू लगा करके ड्रिंक लिख देंगे इस प्रकार। अब अनलेस इट रेन्स, तो ये इफ और अनलेस वाले सेंटेंस हैं। तो अनलेस होगा तो इफ में चेंज करना है, इफ होगा तो अनलेस में चेंज करना है। तो यहाँ है अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, तो यहाँ अनलेस के स्थान पर हमें इफ लगाना है। तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं यदि नहीं। तो जब अनलेस हटाएंगे तो इफ लगाएंगे, तो उसके साथ में हमें नॉट भी लगाना होती है। और यदि जिस वाक्य में अनलेस है हम इफ लगाएंगे नॉट नहीं लगाएंगे, तो कॉमा के जो बाद वाला वाक्य है उसको हमें नेगेटिव बनाना होगा, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होगा, और नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अनलेस, तो यहाँ लिख देंगे इफ। अब देखेंगे अनलेस यानी यदि नहीं वर्षा होती है, तो सेंस उसका सेम रखना है, तो यहाँ रख देंगे इफ इट डज नॉट। तो ये अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाते हैं। तो इफ इट डज नॉट रेन, तो इसका भी वही सेंस निकला, यदि वर्षा नहीं होती, तो यदि वर्षा नहीं होती कॉमा। तो वी शैल गो टू स्कूल, तो हम जो कि तो लिख देंगे उसको, ये क्योंकि हमने इसका सेंस यथावत रखा तो आगे वाला यथावत ही रहेगा। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, अनलेस ही रन्स फास्ट, तो इसी प्रकार से हम इसको भी चेंज कर देंगे। तो अनलेस की जगह हम लिख देंगे इफ। अब यहाँ ध्यान रखना है, हम इसको थोड़ा बदल के बनाते हैं, या तो हम अनलेस ही डज नॉट रेन लिख दें, या नॉट नहीं लगाएं, तो इफ ही रन्स फास्ट, क्योंकि तो रखें इनको, तो हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही विल। अब यदि मिस द ट्रेन है तो ही विल नॉट मिस द ट्रेन, तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, ही विल नॉट मिस द ट्रेन। तो सेंस इसका वही होगा। तो यहाँ होगा यदि वह ट्रेन, अनलेस ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ता तो ही विल मिस द ट्रेन, तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। और यहाँ होगा यदि वह तेज दौड़ता है तो ही विल नॉट मिस द ट्रेन, तो उसकी ट्रेन नहीं छूटेगी। तो इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते थे, इफ ही
डज नॉट रन फास्ट, लेकिन यहाँ ध्यान रखना एस नहीं लगेगी और यहाँ हो जाएगा ही विल मिस, अब नॉट नहीं लगेगी यहाँ, द ट्रेन। तो ये दोनों प्रकार से हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, इफ़ ही टेक अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी लेगा तो ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो स्टेशन समय पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ अनलेस लगानी है, तो यहाँ लिखेंगे अनलेस ही टेक अ टैक्सी, तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा तो इसका सेंस बदल गया। यदि वह टैक्सी नहीं लेगा तो क्या होगा, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, समय पर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो यदि इफ के स्थान पर अनलेस लगाएंगे तो दूसरा सेंटेंस में नॉट लगाएंगे, यानी अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव, उल्टा बना देंगे। तो ही विल, तो इसका सेंस हो जाएगा यदि वह टैक्सी नहीं लेगा तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो स्टेशन वह समय पर नहीं पहुंचेगा। अब देखेंगे ये 7वां क्वेश्चन, तो द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय वॉन द प्राइज, तो इसे हमें रिलेटिव क्लाउज में बदलना है, तो ऐसा भी लिख कर आ सकता है, मेक रिलेटिव क्लाउज यूजिंग हु, तो कंजक्शन के रूप में हम हु लगाएंगे इसमें। तो यहाँ देखेंगे द बॉय यहाँ भी है, द बॉय यहाँ भी है, इस प्रकार से हमको ये मिलेंगे। तो हम किसी एक को यहाँ से लेंगे सेंस के हिसाब से। अब हु या विच या वूम जो भी आए यहाँ, तो इसका अर्थ निकलेगा जो, तो हम यहाँ इस वाक्य को ले तो ज़्यादा बेहतर सेंस मिलेगा, यानी लड़का जिसने पुरस्कार जीता। तो द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, तो एक साइड से हम इसको हटा देंगे बस और इसको जोड़ करके लिख देंगे, सिंपल रूप से आप बना लेंगे। तो चाहे इधर से बनाते कि द बॉय हु इज माई फ्रेंड वॉन द प्राइज, इस प्रकार से भी लिख देते तो भी यह सही होता। मोहित इज नॉट एज टॉल एज अंकित, तो इसमें बोला गया है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और टॉल का कंपैरेटिव लिखना है। तो टॉल का कंपैरेटिव क्या होगा, टॉलर, और जब कंपैरेटिव में इसको बदलेंगे तो देन का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ है मोहित इज नॉट एज टॉल एज अंकित, यानी मोहित इतना लंबा नहीं है जितना कि अंकित। तो इसका मतलब क्या है कि अंकित मोहित से अधिक लंबा है, तो यहाँ लिख देंगे अंकित इज टॉलर देन मोहित, यानी अंकित मोहित से बड़ा है, अर्थात मोहित इतना लंबा नहीं है जितना कि अंकित है। तो ये हो गया डिग्री। अब देखेंगे 9th, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, तो इसमें जोड़ना है बिकाउज, ये निर्देश दिया होगा कि यूज बिकाउज कंबाइन सेंटेंस। तो यहाँ बहुत आसान है ये, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो यहाँ पर हम बिकाउज लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बिकाउज और क्योंकि तो हम सेंटेंस लिख देंगे। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एज सून एज और नो सूनर डिड या हैड डॉट डॉट देन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी हैड बोला जाए तो हैड लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ यदि थर्ड फॉर्म दिया है नो एज सून एज के साथ में तो हम हैड का प्रयोग करें, और सेकेंड फॉर्म दिया हो तो हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो एज सून एज के स्थान पर हम लिख देते हैं नो सूनर। अब यहाँ हमारा थर्ड फॉर्म है, तो नो सूनर हैड द मैन, जब हेड लगाएंगे तो हमारा ये थर्ड फॉर्म जो कि तो रहता है मैन सीन, और यहाँ यदि हम डिड लगाते तो हमारा ये थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता। इस बात को ध्यान रखना है, यदि यहाँ डिड होता तो यहाँ हो जाता सी द टाइगर। अब इसके बाद लगाएंगे देन, और देन लगा करके दूसरा वाक्य हम जो कि तो लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा देन ही रैन अवे। तो इस प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डू एज डायरेक्ट से संबंधित वे हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज आप
कम से कम 2 बार इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।